स्टार्ट होएगी, इट वाज नॉट स्टार्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो तो बहुत कम अमाउंट थी या क्लोज टू जीरो था या नेगेटिव था. सो बेस्ड ऑन व्हाटएवर डाटा दैट वाज अवेलेबल, इट वाज थॉट दैट ग्रोथ वाज नेगेटिव थ्रू द फर्स्ट क्वार्टर्स ऑफ 2001. एंड बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड डाटा जो अभी हम फिगर 1 में देखने वाले हैं, दिस एक्चुअली गिव्स दैट द ग्रोथ रेट फॉर ईच क्वार्टर between this 1991 first quarter, ये जो 1 लिखा है that is first quarter, to 2002 fourth quarter, it measured at annual growth rate, and it actually showed that growth was small but it was still positive, negative नहीं था. So these data revisions, they happen often in the economy, so that what we see when we look back is not always what national income statisticians perceived at that particular point in time. क्योंकि अभी भी हम लोगों ने, जब हम लोग इंडिया का कोविड सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें भी जो एजेंसीज थी उन्होंने कहा था 15% डिक्लाइन हो सकता है इंडिया का इकोनॉमी, 20% हो सकता है, बट जब एक्चुअली अभी स्टैटिस्टिक्स आए तो 23% डिक्लाइन हुआ. तो डाटा रिविजन्स होते रहते हैं इकोनॉमी के अंदर. नाउ दिस नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, which is a non-profit organization in the US, they actually measure all these data associated with the expansions, recessions. They concluded that US economy had a recession in 2001, starting in March 2001 and ending in 2001. As we can see in this diagram now, so it started over here and it actually ended till the last quarter of this 2001. So this entire phase was of recession, and although it was at some point in time it was negative, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा बहुत नेगेटिव दिख रहा है, बट उससे पहले भी जब से हम बोल रहे हैं रिसेशन स्टार्ट हो गया था, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है यूएस इकोनॉमी का, दैट वाज अबाउट 0.5%. सो जीडीपी वाज पॉजिटिव बट इट वाज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डिकेड, टू द डिकेड ऑफ 1990s till 2000. So now what triggered this recession was a sharp decline in investment demand. पहले मैं आपको लेमन टर्म से बता देती हूँ हुआ क्या था, then probably we can go line by line. तो ये जो हमने डिकेड बोला ना कि 1990 से 2000 तक का बहुत ही अच्छा डिकेड था, क्योंकि यहाँ पे जो फर्म्स है वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो गई थी और उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था. अब हमको पता है कि अगर हमारा इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द एग्रीगेट डिमांड. So this actually means that there will be excess supply of goods, and whenever there is excess supply of goods in the next time period, this inventory investment मतलब जो हमारा अनसोल्ड आउटपुट है वो नेक्स्ट टाइम पीरियड में रिड्यूस होना ही होना है. और वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जब रिड्यूस होना है, which means that there will be a decline in the output or the production in the next period, and if there will be a decline in the production, this ultimately means कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पीरियड में. इन्वेस्टमेंट और रिड्यूस होएगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस होएगा और फिर हमारा फर्दर इनकम फिर रिड्यूस होएगा. तो इस साइकिल को रोकने के लिए गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ता है. तो गवर्नमेंट ने किस तरह की फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की, हम वो भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेट अस नाउ सी ऑल दीज कंपोनेंट्स इन डेप्थ, कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ था, क्या इंपैक्ट हुआ था. सो नाउ गाइस, लेमन टर्म्स में क्लियर है ना? आई होप लेमन टर्म्स में क्लियर है. मैम, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. .com bubble burst happened? बच्चे, whoever is speaking, can you please be a bit loud? Ma'am, was this the time Yes, Karan, please be a bit loud. Yeah. when .com bubble burst happened? We'll discuss about that also. We'll discuss about that, Karan. Let us proceed step by step. अभी हम एक दूसरा केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे. .com बबल जो है वो कॉन्सेप्ट भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है. वी विल डिस्कस कि उसने इस रिसेशन को कैसे इम्पैक्ट किया था या क्या रिलेशन है, वो भी डिस्कस कर लेंगे. पहले अभी जो आज हमने डिस्कस किया है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एसोसिएटेड, एक बार उस पर्सपेक्टिव से इसको देख लेते हैं, देन विल डिस्कस दैट. और मे बी आप लोगों की क्लास में से ही कोई उस पर केस स्टडी कर दे, सो वी कैन लेट्स वेट. नहीं होता है तो वो भी डिस्कस करेंगे. .com बबल पे आपके सीनियर्स ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था फोर्थ सेमेस्टर ऑफ मैक्रो में. आई डोंट रिमेंबर हु एग्जैक्टली, वाज इट आशु, I don't know, but somebody gave a very good presentation. Anyway, coming back to this, so what triggered the recession was a sharp decline in the investment demand, as we have discussed, because non-residential investment, that is the demand for
प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय द फर्म्स, नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, वो रिड्यूस हो गया था 4.5% से इन 2001. एंड द कॉज वाज द एंड ऑफ what Greenspan, the chairman of Fed at that time, had dubbed a period of irrational exuberance. irrational exuberance मतलब होता है कि हम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं. और irrational मतलब कि हम ये जो इतना ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ये एक irrational बिहेवियर था ऑन द पार्ट ऑफ द फर्म्स कि उन्होंने अपना इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया था इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द 1990s. So during the second part of the 1990s, firms had been extremely optimistic about the future, and the rate of investment had been very high, with the average yearly growth rate of investment from 1995 to 2000 exceeded 10%. 10% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था 1995 to 2000 के बीच में. Now in 2001, however, it became very clear to firms, जब उनका जो प्रोडक्शन हुआ और वो प्रोडक्शन सेल ऑफ नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट, दिस प्रोडक्शन became greater than aggregate demand, excess supply of goods हो गया, then it became very clear to the firms that they had been overly optimistic and had invested too much. It was not required. So this led them to cut back on the investment, leading to a decrease in demand and through the multiplier a decrease in GDP. तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट इन्होंने नेक्स्ट टाइम सपोज 200 से रिड्यूस किया, तो हमारा आउटपुट मल्टीप्लायर टाइम्स रिड्यूस हो गया. Now the recession could have been much worse, but it was met by a strong the depth and the length of the recession. तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी रिस्पॉन्स था, ये यही पॉलिसी रिस्पॉन्स था, फिस्कल पॉलिसी वाला और मॉनेटरी पॉलिसी वाला. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए किस तरह का फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट किया, किस तरह का मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किया. अब हमें पता है कि हमारा जो कॉज है वो ये है कि एक्सेस आउटपुट हो गया है और लोग इतना डिमांड नहीं कर रहे हैं. अगर एक्सेस आउटपुट है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ये एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करना है. और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए या तो कंजम्पशन इंक्रीज होना चाहिए, या बिजनेस फर्म से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना चाहिए, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सपोज अभी हम नहीं कंसीडर करते हैं. तो कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस रिड्यूस करना पड़ेगा. तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस किए. सेकेंड पार्ट, फिस्कल एक्सपेंशन करना है, लोगों के हाथ में ज्यादा इनकम देनी है. अभी हमने डिस्कस किया था कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है. तो क्योंकि अब फर्म्स ने ये इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन हम लोगों को इंक्रीज करना है और फर्म्स ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कट करना स्टार्ट कर दिया था, तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग भी इंक्रीज की ताकि फाइनली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके. सो ये दो तरह की फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की गई. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की गई ताकि लोग डिमांड ज्यादा करें, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो. मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए इंटरेस्ट रेट चेंज होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी में, और ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना चाहिए. तो मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की गई, रिडक्शन इन दी इंटरेस्ट रेट. अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इन दी यस क्राउडिंग आउट डिस्कस किया था हम लोगों ने, जहां पे हमने कहा था कि जब गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है. और मैंने उस टाइम भी आप लोगों को कहा था कि इसलिए मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मिक्स यूज किया जाता है. तो ये हमारा क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना हो, इसलिए साथ में मॉनेटरी एक्सपेंशन की पॉलिसी भी फॉलो की गई, जहां पे फेडरल फंड्स रेट को रिड्यूस किया गया, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया गया ताकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सके, फर्म्स अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें. और ये जो गवर्नमेंट इंक्रीज की वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और ज्यादा रिड्यूस ना हो, तो हम इस क्राउडिंग आउट को रोक सके. इसलिए इस पूरी चेन को रोकने के लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया गया. Guys, is it clear? In layman terms, is it clear? If you guys are having breakfast, anything, please just quickly reply in chat so that I know you guys are listening properly. Okay. All right.
So now we'll see कि exactly कितना decrease हुआ था. Now we'll first talk about the monetary policy. We'll first talk about the monetary policy. Starting in early 2001, the Fed is the central bank of US. It started feeling that the economy was slowing down and started increasing the money supply. That is monetary expansion का policy follow किया गया and decreasing the federal funds rate aggressively. Aggressively मतलब बहुत ज़्यादा speed से federal funds rate को reduce किया गया. Federal funds rate is the interest rate in the reserve market. We have discussed this. Now this figure, I'll just show you the figure. It shows the behavior of federal funds rate from 1991 to 2002. It continued to do so throughout the year. मतलब ये जो reduction in federal funds rate है, they continued this, and the funds rate which stood at 6.5% reduced to less than 2%. This is the graph. This is the graph for the federal funds rate. 1991 के starting में this was about 4.5%. 2000 में this was about 6.5%. और उसके बाद इन्होंने 2 साल के अंदर ये 2001 में ही towards the end of this they have reduced it to first 2%, then 1.5%, and then it was reduced even further. ये इसलिए किया गया ताकि मॉनेटरी एक्सपेंशन हो सके, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो सके, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाए और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो बाय द बिजनेस फर्म्स. Next is, then we turn on to fiscal policy. So during the 2000, this is presidential campaign candidate George Bush had run on a lower taxes, that taxes will be reduced. The argument was that federal budget was in surplus. That is, the tax revenue was greater than government expenditure. So there was enough room to reduce the tax rate. while keeping the budget in balance. मतलब हम डेफिसिट में नहीं जाएंगे, हमारे पास बहुत सेविंग है, तो अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट अपना टैक्स रेवेन्यू दैट इज इनकम को रिड्यूस करना अफोर्ड कर सकती है. सो व्हेन प्रेसिडेंट बुश टुक ऑफिस इन 2001, इट बिकेम क्लियर दैट द इकोनॉमी वाज स्लोइंग डाउन and he had an additional rationale to cut tax rates, namely the use of lower taxes to increase the demand and fight this recession. Tax reduce होएगा तो disposable income increase होएगी, household sector ज़्यादा demand करेगा. Both 2001 and 2002 budgets included substantial reduction in the tax rate. On the spending side, the events of September 1, 2001 led to an increase in spending, mostly on defense and homeland security. Government की spending भी increase हो रही थी on defense and homeland security. So now next figure will show the evolution of federal government revenue and spending. So this is that figure. Now they are explained as percentage of as ratios of GDP. So as we can see, this was the recession time. यहाँ पे हमारा जो revenue है वो बहुत ज़्यादा decrease हुआ है due to the reduction in the tax rate, and the government spending has reduced. And the government spending has also increased in this defense sector and the homeland security. तो ये हमारा fiscal expansion हुआ है. Note that the dramatic decrease in the revenues starting in third quarter of 2001, even without decrease in taxes, revenue would have gone down during the recession because there was a lower output. अगर ये अपनी taxes को कम नहीं भी करते ना, तब भी हमारा tax revenue कम होना था क्योंकि हमारा output कम हो गया. आउटपुट कम हुआ तो फैक्टर सर्विसेज को जो इनकम मिल रही है, फैक्टर पेमेंट मिल रही है, वो कम हो जाएगी. इनकम कम हो जाएगी तो वो वैसे भी अपना लोअर टैक्स स्लैब में आएंगे, कम टैक्स रेट पे करेंगे, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, गवर्नमेंट की इनकम कम हो जाएगी. तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम ना भी करती तब भी गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू कम ही होने थे. सो दिस लोअर आउटपुट एंड लोअर इनकम मैकेनिकली इम्प्लाई लोअर टैक्स रेवेन्यू. But because of the tax cuts, the decrease in revenue in 2001 and 2 was much larger than can be explained by the recession. क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपना फिस्कल पॉलिसी के तहत अपना टैक्स रेवेन्यू को रिड्यूस किया है. रिसेशन हुआ है तो आउटपुट कम है, उसकी वजह से भी हमारा टैक्स रेवेन्यू रिड्यूस हुआ है. Note also the smaller but steady increase in spending started around the same time. As a result, the budget surplus, that is the difference between revenues, tax revenues and spending, went from positive up until 2000 to negative in 2000 and much more so in 2002.
So इनका बहुत ज्यादा रिडक्शन हो गया था in the budget surplus also. Now the effects, now we will discuss all these phenomena in terms of IS curve and LM curve. The effects of the initial increase in investment demand and monetary and fiscal responses can be represented using the ISLM model. So the next figure will assume that the equilibrium at the end of 2000 is actually represented by this point A. So this was the initial equilibrium. And if there is monetary expansion, this will lead to a rightward shift in the LM curve. This will lead to a rightward shift in the LM curve. And if there is fiscal expansion की अगर हम बात करते हैं जिसमें हमारा crowding out नहीं होता है, तो basically अगर हमारा ड्रॉप इन इन्वेस्टमेंट डिमांड हुआ इनिशियली हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो गया. तो मैं इस कर्व को लिस्ट कर रही हूँ, क्या इन्होंने लिस्ट किया? हाँ, इन्होंने लिस्ट किया है. सो हमारा जो इनिशियल डिक्लाइन हुआ है रिसेशन की वजह से, दैट वाज फ्रॉम आईएस टिल आईएस डैश डैश. अगर गवर्नमेंट फिस्कल एक्सपेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करती तो इकोनॉमी के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता ए डैश डैश, और जो रिडक्शन इन आउटपुट होता दैट वुड हैव बीन फ्रॉम वाई टू वाई डैश डैश. बट क्योंकि गवर्नमेंट ने फिस्कल एक्सपेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसकी वजह से आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द आउटपुट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम वाई डैश डैश to y dash. This is how monetary expansion and fiscal expansion or the macroeconomic policies are very important to understand, so that we can make proper use of them whenever we face any kind of crisis in the economy. If you want, we can go step by step. So when there is a decrease in investment demand, this led to a sharp shift from the IS curve जो हमने देखा है. ये जो हमारा IS till IS dash dash हमारा शिफ्ट हो गया है. एंड अगर हमारा किसी भी तरह का पॉलिसी रिएक्शन नहीं होता तो हमारा आउटपुट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता. देन देयर वाज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई. दिस लेड टू अ शिफ्ट फ्रॉम LM टू LM डैश. अभी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जब भी हमारा मॉनेटरी एक्सपेंशन होता है तो आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए. And the decrease in tax rate led to an increase, and as well as an increase in spending led to an increase or shift in the IS curve. As a result of this decrease in investment demand and of these two policy responses, the economy in 2001 ended at a point A dash with a decrease in output and a much lower interest rate. The output level associated with A dash was lower than the output level associated with A. There was a recession, but ये बहुत ज्यादा डिक्लाइन होता अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करती तो. Guys, please let me know that this diagram is clear to all. यहाँ पे हुआ क्या है वो सबको क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको ये डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो गया, इतने सारे कर्व्स हैं, कैसे होएगा, मतलब व्हाट इज दिस, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. Anybody having this kind of thought? Please let me know if you are. If this diagram is clear to you, it means that entire unit is clear to you, and you will be easily able to score about 18 or 19 out of 20 in this unit. Is this diagram and the reasons clear to everybody? Please give me a confirmation. उन्हीं लोगों को क्लियर होएगा ये अच्छे से जो अपने डायग्राम्स अच्छे से बनाते हुए आ रहे हैं. Okay, now let us end up by taking 4 questions. First is, why were not monetary and fiscal policy used to avoid rather than to just limit the size of recession? कि हम क्यों वेट करें कि कोई हमारा रिसेशन आए? क्यों ना हम पहले ही कोई ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर लें जिसकी वजह से हम इस रिसेशन को कंप्लीटली अवॉइड कर पाए, एलिमिनेट कर पाए. हम इसका रिसेशन को, इसका साइज कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वी कैन एक्चुअली रिड्यूस दिस, सो व्हाई डोंट वी डू दैट? द रीजन इज दैट द चेंजेस इन पॉलिसी अफेक्ट डिमांड एंड आउटपुट ओनली ओवर टाइम. एज वी हैव डिस्कस्ड, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कंज्यूमर्स को टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, फर्म्स को टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, सेल्स में फर्म्स को टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज होता है तो. Thus, by the time it became clear that US economy was entering a recession, it was already too late to use a policy to avoid it. तो उस टाइम पे हमारी जो पॉलिसीज है वो यही कर सकते थे कि इसका डेप्थ को कम किया जाए और इसकी लेंथ को कम किया जाए. तो क्योंकि टाइम लगता है, जब भी हमारा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इम्पैक्ट करता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं, अपने प्रोडक्शन फंक्शन में, अपने डिमांड फंक्शन में, अपनी सेविंग्स में लोग चेंज लेके आते हैं, इट टेक्स सम टाइम.
और जब तक वो चेंजेस लेके आते हैं, डाटा तो हमारा उसी से आएगा ना कि इन्वेस्टमेंट कितना रिड्यूस हुआ है, जब एक्चुअली फर्म्स रिस्पॉन्ड करेंगी और इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेंगी, तो उसी के बाद हम पॉलिसी लेके आ सकते हैं और उसका लेंथ और डेप्थ, उसका इम्पैक्ट कम करने की कोशिश कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, weren't the events of 11 September 2001 also a cause of the recession? मतलब जो स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डिफेंस, क्या उसकी वजह से भी रिसेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है? सो द आंसर इन शॉर्ट इज नो, as we have seen the recession started long before September 11, towards the end of 2000 ही start हो गया था and ended soon after. Indeed, GDP growth was still positive in the last quarter of 2001. So one might have expected, and indeed most economists expected, that the events of September 11 have large adverse effects on output, leading in particular consumers and firms to delay spending decisions till the outlook was clearer कि हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है. जैसे कि अभी भी कोरोना कोविड की वजह से जितना भी रिडक्शन है या कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे भी जो उस टाइम का डाटा था या जो एक्सपेक्टेड था वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते थे. इनफैक्ट अभी भी नहीं बता सकते हैं जब तक एक्चुअली कंज्यूमर्स को, प्रोड्यूसर्स को, इन्वेस्टर्स को सिचुएशन क्लियर हो जाए कि कितने टाइम तक ये सिचुएशन प्रिवेल करने वाली है. उसी के बाद वो कुछ टाइप की पॉलिसीज लेके आएंगे. इनफैक्ट द ड्रॉप इन स्पेंडिंग वाज शॉर्ट एंड लिमिटेड. Decreases in the federal budget, this was fine. So now, was the monetary policy mix used to fight the recession a textbook example of how policy should be conducted? So on this, economists differ. Most economists give high mark to the Fed for strongly decreasing the interest rate as soon as the economy slowed down. But most economists are worried that the tax cuts introduced in 2001 and 2 led to large and persistent deficits. क्योंकि अगर बजट डेफिसिट हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फोर्थ सेमेस्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट यूनिट में हम लोग बजट डेफिसिट के ऊपर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आज 1 रुपए का टैक्स रिड्यूस होता है तो जितना हम वेट करेंगे, अगर हमने बजट डेफिसिट हो गया है और हमने कहीं से लोन लिया है, बोरो किया है गवर्नमेंट ने, तो जितना गवर्नमेंट वेट करेगी उस लोन को पे ऑफ करने के लिए, उतना ही हम लोगों का टैक्स इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हर साल इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है उस पर्टिकुलर बोरोइंग पे. तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो आर्ग्यू कर रहे थे कि इतना ज्यादा टैक्स कट कर दिया था गवर्नमेंट ने कि उनका लॉन्ग और परसिस्टेंट जो काफी टाइम तक बजट डेफिसिट रहा. नाउ दे आर्ग्यू दैट द टैक्स रेट शुड हैव बीन टेम्पररी. Tax cuts should have been temporary, helping the US economy get out the recession, and thereafter they should have stopped reducing the taxes. While the current crisis is mostly responsible for the large deficits we have today, the tax cuts have made the situation worse. क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है, देन इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट. गवर्नमेंट स्पेंड ही नहीं कर पाएगी, पब्लिक गुड्स पे भी स्पेंड नहीं कर पाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वर monetary and fiscal policy unable to avoid the current crisis and led to large decrease in US output in 2009. So 2008-9 का जो क्राइसिस है, ये हमारा यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है. ग्रेट डिप्रेशन के बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर 2001 में ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी लाई गई थी जिसके बाद हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाह रहे थे, फिर 2009 में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से यूएस आउटपुट फिर से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया और इतना क्राइसिस आ गया 2008 एंड 9 में. So the answer that they have written here very simply is that the answer is twofold. The shocks were much larger and they were much harder to react to, and the room for policy responses was very limited. आप लोगों को याद होगा कि जब लॉकडाउन का एक्चुअली अनाउंसमेंट हुआ था बाय आवर पीएम, सो ही सेड कि या तो ये 21 डेज रुक जाओ, नहीं तो हमारा देश 21 साल पीछे चला जाएगा. सो द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. अभी 2001 में इतना ज्यादा क्राइसिस ऑलरेडी हो चुका था जब ये पॉलिसीज लाई गई कि बहुत ज्यादा टाइम लगा इस चीज को कंट्रोल करने के लिए. और अगर उस टाइम पीरियड में फिर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर आके हमारे वेरिएबल्स के साथ छेड़खानी कर दे या कोरोना जैसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो हमारा फिर से वो पॉलिसी रिस्पॉन्सेज लाने पड़ेंगे. और अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी एक डेफिसिट में जा रही है, तो गवर्नमेंट के पास भी इतना स्कोप नहीं है कि वो टैक्स को और ज्यादा कम कर सके. तो इस वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है इकोनॉमी के अंदर, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कम बैक टू दीज पॉलिसीज, टू कम बैक थ्योरेटिकली टू अंडरस्टैंड कौन सा वेरिएबल किसको इम्पैक्ट करता है, डायनामिक सिचुएशन में कैसे वो चीजें अराइज होंगी. और ये जो हम थ्योरी और मॉडल्स पढ़ रहे हैं,
हर कंट्री में अलग टाइम पे अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, और एक ही कंट्री में अलग टाइम पे अलग तरीके से यूज किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच वेरिएबल इज रिड्यूसिंग। अभी जो हमने लास्ट कोरोना का इंडियन एक्सप्रेस वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें भी हमने यही कहा था कि हमारा सी रिड्यूस हुआ है, आई रिड्यूस हुआ है, सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो 16% से रिड्यूस हुआ, इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स भी हमारे एक्चुअली पॉजिटिव ट्रेंड ही शो कर रहे हैं, पर वो हमारे एक्सपोर्ट्स भी रिड्यूस हुए हैं और इंपोर्ट्स भी रिड्यूस हुए हैं। इट इज जस्ट दैट द रिडक्शन इन इंपोर्ट्स is less as compared to the reduction in exports. That is why it is showing a positive trend. बट अगर हम इंक्रीज की बात करें, वो सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है। अब आप ये सोचो कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा, गवर्नमेंट इज लार्ज स्केल बजट डेफिसिट में चली गई और फिर से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो ये गवर्नमेंट भी डिक्लाइन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन होना स्टार्ट कर